एंजल चकमा हत्याकांड में बड़ा अपडेट, एसआईटी गठित, तो मुख्य आरोपी पर 1 लाख का इनाम। नेपाल सीमा के पास छुपे होने की सूचना। नववर्ष से पहले देहरादून में सख्ती, संयुक्त चेकिंग अभियान, सैकड़ों वाहन जब्त, अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई। उत्तराखंड में हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा, जली पॉइंट पतंग नगर एयरपोर्ट विस्तार अंतिम चरण में, नए हेलीपैड योजना। अंकिता भंडारी हत्याकांड में नया मोड़, गणेश गोदियाल ने पुलिस कार्रवाई पर उठाए सवाल, वनंतरा रिसोर्ट कमरे को तोड़ जाने पर सवालिया निशान। बांग्लादेश में कथित अत्याचारों के विरोध में सूरजपुर में प्रदर्शन, युवा कांग्रेस एनएसयूआई ने किया पुतला दहन, कड़ी कूटनीतिक कार्रवाई की मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। शुरुआत करते हैं एक बेहद ही संवेदनशील खबर के साथ। दिसंबर को त्रिपुरा के एंजल चकमा नामक युवक और उसके भाई पर देहरादून के सेलाकुई थाना क्षेत्र में 6 लोगों द्वारा धारदार हथियार से वार किया गया था, जिसके बाद 26 दिसंबर को एंजल चकमा की ग्राफिक एरा अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं इस वारदात के बाद से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह से भी बातचीत की। पुलिस की तफ्तीश के दौरान 6 में से 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी फरार है, जिसे लेकर देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि मामले की पुख्ता जांच के लिए एसपी विकासनगर पंकज गौरेला की अध्यक्षता में जिले स्तर पर एसआईआर एसआईटी बनाई गई है और इसमें पूरी एक विशेष टीम जो सभी सीसीटीवी फुटेज पर नजर रखेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि फरार अभियुक्त को पकड़ने के लिए पहले स्तर से 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया जाएगा, लेकिन अब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर वी गुरुगेशन द्वारा 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है और अभी तक हमारी टीम द्वारा यह भी बताया गया है कि वो अभियुक्त नेपाल सीमा के नजदीक के क्षेत्र में छुपा हुआ है और जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा। छूट है, इसलिए इसमें एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की एसआईटी बनाई गई, जिसमें हमने एसपी विकास नगर को इनका हेड रखा है। साथ में विश्वनाथ क्षेत्राधिकारी को उसमें ट्रांसफर कर दी गई थी और इसमें एक टीम भी बनाई गई है जो हमारे पूरे सीसीटीवी फुटेज की ट्रैक्स करेगी कि जब वो कब वहां फुटेजेस ले ली गई, उसका एनालिसिस भी कर लिया गया ऑलमोस्ट, कि जहां से कहां से विक्टिम लोग आए, कब पहुंचे वहां पर, क्या उनके द्वारा कितनी देर पहले वहां पहुंचे, क्या शॉपिंग की गई या कहाँ क्या एक्टिविटी चल रही थी, और साथ ही साथ जो अक्यूज थे वो कैसे पहुंचे वहां पर, किस समय पहुंचे और वो जो किस रास्ते से गए। तो सभी फुटेजेस के लिए एसओजी की टीम ने हमारे डेटा को कलेक्ट कर लिया, जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। तो ओवरऑल अभी तक जो एक फरार अक्यूज है उस पर चूंकि जो मेरे स्तर से 25,000 का इनाम जो मेरी लिमिट थी उस पर किया गया था, आज जो मुख्यालय स्तर पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर द्वारा उस पर 1 लाख का इनाम किया गया है। अभी तक जो फरार अक्यूज है, जो अभी तक ये बात थी कि वो नेपाल जाने की पूरी संभावनाएं थी, अभी तक जो हमारी टीम के इनपुट्स है कि वो नेपाल के बॉर्डरिंग किसी जगह पर छुपा हुआ है, तो हमें लगता है कि इसमें भी जल्दी जल्दी सफलता मिलेगी और उसको भी हम पकड़कर उसको ला सकेंगे। नववर्ष को लेकर देहरादून में प्रशासन ने सख्त रूप अपनाया है। शहर में यातायात व्यवस्था सुधारने और अतिक्रमण हटाने के लिए जिला प्रशासन, आरटीओ और नगर निगम की संयुक्त टीम ने बड़ा चेकिंग अभियान चलाया है। बता दें, घंटाघर से लेकर राजपुर रोड, एसले हॉल, दर्शन लाल चौक, कनक चौक, लैस डाउन चौक और चक्राता रोड तक कार्रवाई की गई है। इस दौरान आपको बता दें, फुटपाथ और सड़कों पर अवैध रूप से खड़े सैकड़ों 2 पहिया, चौपहिया वाहन जब्त किए गए हैं, जबकि ठेली, रेहड़ी और मैकेनिकल दुकानों का सामान भी हटाया गया है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
उत्तराखंड प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए नागरिक उड्डयन विभाग ने नए साल में कई महत्वपूर्ण कदम उठाने की तैयारियां की है। आपको बता दें, विभाग की योजना राज्य के भीतर नई हवाई सेवाएं शुरू करने की है, जिससे यात्रियों को अधिक विकल्प और सुविधा मिल सके। नागरिक उड्डयन सचिव सचिन कुर्वे ने यह भी बताया कि जौली, ग्रांट और पंतनगर हवाई पट्टी को विस्तार देने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इसके अलावा राज्य के भीतर नए हेलीपैड के निर्माण की भी योजना है। कुर्वे ने यह भी कहा कि सभी प्रक्रियाएं अंतिम चरण में हैं और जल्द ही इन परियोजनाओं को पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही आपको बता दें, इस विस्तार से राज्य में हवाई यातायात में वृद्धि होने की उम्मीद है और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। नागरिक उड्डयन विभाग की इस पहल से उत्तराखंड की कनेक्टिविटी में सुधार होगा और राज्य की आर्थिक प्रगति में भी मदद मिलेगी। उत्तराखंड के अंकिता भंडारी हत्याकांड में एक नया मोड़ आ गया है। इस मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पुलिस की कार्रवाई पर सीधे सवाल खड़े कर दिए हैं। जी हां, हाल ही में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर वी गुरुगेशन का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई की और एसआईटी का गठन भी किया गया। गणेश गोदियाल ने देहरादून के पुलिस मुख्यालय में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से मुलाकात की और कहा कि पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठते हैं। उन्होंने साफ तौर पर पूछा कि वनंतरा रिसोर्ट के जिस कमरे में अंकिता रहती थी, उसे किसके आदेश पर तोड़ा गया। गोदियाल ने धामी सरकार पर निशाना साधते हुए यह भी कहा है कि क्या मुख्यमंत्री ये मान चुके हैं कि उन्होंने सबूत नष्ट करवाए हैं। गोदियाल के इस बयान से स्पष्ट होता है कि कांग्रेस इस मामले में सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस मामले में क्या जवाब देती है और आगे क्या कार्रवाई करती है। बहुत सी चीजें नहीं आ पाई। ऐसे मैंने बहुत स्पष्ट रूप में, समग्र रूप में, मतलब इसको कंक्लूड करते हुए मैंने कहा था, याद होगा आपको, कि सरकार ने एसआईटी बनाई। एसआईटी के दो काम थे। एक तो ये था कि सबूतों का संग्रहण करना, उन्हें संभाल के रखना, और दूसरा यह था कि आरोपियों को सजा दिलाना। एसआईटी ने ठीक इसके विपरीत काम किया, सबूतों को नष्ट किया और आरोपियों को बचाया। संभावित जो अपराधी हैं उन अपराधियों को बचाया। और आज तक एसआईटी और उत्तराखंड पुलिस सरकार के दबाव में इसी काम में लगी है कि किसी प्रकार ये बातें गौण हो जाए, जनता के जेहन से मिट जाए। कोई वीआईपी नहीं, कोई कमरा था, ये स्थापित हो जाए। पहले तो उन्होंने स्थापित करने की कोशिश की कि वो लड़की भाग गई, ये स्थापित करने की कोशिश की। वो तो जब उस लड़की के मित्र ने ये बात सार्वजनिक की कि उसकी चैट मेरे साथ ये हुई थी और उसने सोशल मीडिया में इसको सार्वजनिक किया, तब दबाव पड़ा कि भाई इसका मतलब है कि इसकी हत्या हो गई और सरकार को मजबूरन उसको खोजना पड़ा। तो असलियत ये है कि इस लड़की की हत्या निश्चित रूप में उस तथाकथित वीआईपी के लिए की गई। अब वो वीआईपी कौन है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो आजकल सोशल मीडिया में चल रहा है, पूरे प्रदेश में छाया हुआ है। हम अंतिम रूप में इस बात को नहीं कहना चाहते, लेकिन हम इस बात को कहना चाहते हैं कि निश्चित रूप में वीआईपी था। उस वीआईपी को सरकार बचा रही है। सरकार के नॉलेज में सब कुछ है, धामी जी के नॉलेज में सब कुछ है, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के नॉलेज में सब कुछ है, जिसको बचाया जा रहा है। अभी जो उन्होंने दी है उस पर हम पूरा विश्लेषण करेंगे। हमारे जो एसआईटी के टीम मेंबर से मैं डिस्कस करूंगा। जहां तक मोटे मोटे सवाल की बात है, तो एसआईटी ने सारा चीज को एनालाइज कराया। उसको जो भी रिपोर्ट्स आई थी उस पे हाईकोर्ट में भी जमा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में भी जमा हुआ है, और ये सारा अंत में ट्रायल कोर्ट ने भी सारा चीज को क्रॉस एग्जामिनेशन भी किया, सब करा के कन्विक्शन आया कोर्ट से, ट्रायल कोर्ट से। अब उनको जो अक्यूज ने उनके तरफ से अपील फाइल की हुई है। जो ये मैटर है अभी हाईकोर्ट नैनीताल पे, ये मैटर अभी सब जुडिस है उस केस से रिलेटेड की। तो उस पे जो भी सवाल है वो सब उस समय एसआईटी ने। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों और हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचारों को लेकर सूरजपुर में युवा कांग्रेस और एनएसयूआई ने विरोध प्रदर्शन किया है। जिला अध्यक्ष नरेंद्र यादव और आकाश साहू के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अग्रसेन चौक पर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। बता दें, कार्यकर्ताओं ने विश्राम गृह से पदयात्रा निकालते हुए विदेश नीति पर केंद्र सरकार की भूमिका पर सीधे सवाल उठा दिए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि बांग्लादेश सहित अन्य देशों में हिंदू विरोधी घटनाएं चिंताजनक हैं और भारत सरकार को इस पर कड़ा रुख अपनाना चाहिए। उन्होंने मांग की है कि सरकार स्पष्ट और सख्त कूटनीतिक कदम उठाए। प्रदर्शन में कांग्रेस के कई
वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद रहे। थाना पुलगांव चौकी जेवरा सिरसा में प्रार्थिया के द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि उसका आरोपी अमन निषाद के साथ 3-4 वर्ष पूर्व से प्रेम संबंध था और बीच में प्रेम संबंध रहने के दौरान ही आरोपी अमन निषाद ने पहले तो शादी का उसे वादा करके रखा था, बाद में किसी अन्य युवती से उसने शादी कर ली थी। शादी होने के बाद प्रार्थिया ने आरोपी से बात करना बंद कर दिया था। इसी बात पर से दिनांक 24 दिसंबर को आरोपी के द्वारा एक आखिरी बार मिलने की बात कहकर प्रार्थिया को बुलाया गया और जब वो मिलने आई तब उसे अमन निषाद के द्वारा स्वयं से शादी करने के लिए कहा। जब प्रार्थिया ने उससे शादी करने से मना कर दिया तो इसी बात से नाराज होकर आरोपी ने उसके ऊपर चाकू से हमला कर दिया गले में और जब प्रार्थिया चिल्लाई तो वह वहां से भाग गया था। प्रकरण में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर 109 BNS के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया था और आरोपी अमन निषाद की गिरफ्तारी कर उसे चमोली जिले के पीपलकोटी में निर्माणाधीन THDC विष्णुगढ़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना की टनल में बड़ा हादसा हुआ है। TBM साइट पर 2 लोको ट्रेन आपस में टकरा गई हैं। आपको बता दें जिससे मौके पर मौजूद करीब 109 मजदूरों में अफरा तफरी मच गई है। घटना की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिला अधिकारी चमोली से दूरभाष पर बात कर स्थिति की समीक्षा भी की है। सीएम ने सभी घायलों को तुरंत बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने और जरूरत पड़ने पर उच्च चिकित्सालयों में रेफर करने के निर्देश भी दे दिए हैं। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से सभी घायल श्रमिकों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है। प्रशासन और परिजनों प्रबंधन द्वारा राहत एवं उपचार की कार्रवाई जारी है। उत्तराखंड के चमोली जिले के पीपलकोटी क्षेत्र में निर्माणाधीन THDC की विष्णुगढ़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना की सुरंग में बड़ा हादसा हो गया। बता दें मंगलवार रात करीब 9:30 बजे सुरंग के भीतर कर्मचारियों, इंजीनियरों और श्रमिकों को ले जा रही एक लोको ट्रेन से सामने ले जा रही दूसरी लोको ट्रेन टकरा गई। आपको बता दें प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सामान वाली ट्रेन के ब्रेक फेल होने से यह दुर्घटना हुई है, जिसके बाद दोनों ट्रेनें पलट गई हैं। हादसे के समय ट्रेन में लगभग 110 लोग सवार थे, जिसमें से 90 से अधिक लोग घायल हुए हैं। घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से विवेकानंद अस्पताल पीपलकोटी और जिला अस्पताल गोपेश्वर में भर्ती भी कराया गया है, जबकि कुछ को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिला अधिकारी चमोली से बात कर घायलों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने और जरूरत पड़ने पर उच्च चिकित्सालयों में रेफर करने के निर्देश भी दे दिए हैं। उन्होंने सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है। को प्राइमा फेसी VDM साहब ने बताया इसमें 42 लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भेजे जा चुके हैं और जिनमें से 4 से 5 लोगों के फ्रैक्चर वगैरह बताए जा रहे हैं। 17 लोग पीपलकोटी में विवेकानंद हॉस्पिटल में हैं। अभी हमारी वहाँ पर जो सिक्योरिटी के हेड हैं CI सबके श्री विश्वनाथ जी, उनसे भी बात हुई है। ये बताया जा रहा है कि लगभग एक ट्रेन अंदर से 5 किलोमीटर पर पहुँच चुकी थी और दूसरी ट्रेन 2.5 किलोमीटर पर पहुँची थी। वहाँ पर इनके बीच में कोलिजन हुआ है और कुछ शायद जो 5 किलोमीटर अंदर से आई थी खाली ट्रेन बता रहे हैं प्राइमा फेसी, तो उसका कुछ ब्रेक सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम रही। दोनों ट्रेन टकराई हैं आपस में और उसमें यह हादसा हुआ है। हमारे चौकी इंचार्ज वहाँ पहुँच चुके हैं। दोनों जगह हॉस्पिटल में हमारी फोर्स भी उपस्थित है, प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद हैं और यहाँ पर पूर्ण उपचार चल रहा। इनके जो एंटीसीडेंट्स हैं वो प्राइमा फेसी बिहार, झारखंड और उड़ीसा के बताए जा रहे हैं। उस संबंध में STC कंपनी के लोग भी यहाँ पर हैं। हम पूरा इनका डिटेल एकत्रित कर रहे हैं और अग्रिम कार्रवाई इसके हिसाब से हम लोग मौका मुआयना करके करेंगे। सीएम हेल्पलाइन पर मिली शिकायत के बाद ड्रग विभाग हरकत में आ गया है। शिकायत में हरिद्वार के ज्वालापुर स्थित पीट बाजार क्षेत्र में सुपर हेल्थ मेडिकोस पर अवैध रूप से दवाओं की बिक्री किए जाने का आरोप लगाया गया था। बता दें शिकायत को गंभीरता से लेते हुए ड्रग इंस्पेक्टर हरीश सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मेडिकल स्टोर की गहन जांच की है। जांच के दौरान आपको बता दें ड्रग इंस्पेक्टर ने मेडिकल संचालक से दवाओं के
क्रय विक्रय से संबंधित आवश्यक दस्तावेज मांगे हैं जिन्हें वे प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके अलावा मेडिकल स्टोर से कुछ नशीली एवं प्रतिबंधित दवाएं भी मिली हैं। साथ ही दस्तावेजों की कमी और नियमों के उल्लंघन को देखते हुए ड्रग विभाग की टीम ने स्थानीय पुलिस को मौके पर बुलाया है और मेडिकल स्टोर को सील भी कर दिया गया है। साथ ही मेडिकल संचालन को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। विभाग का यह भी कहना है कि आगे सीएम हेल्पलाइन पर मिलने वाली शिकायतों पर इस तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। आज जनपद हरिद्वार में चौरापुर क्षेत्र के तहत एक मेडिकल स्टोर सुपर मेडिकोस के नाम से जिसकी सीएम हेल्पलाइन पर कंप्लेंट थी, उस पर दोनों के द्वारा एक निरीक्षण किया गया। क्या क्या खामियां पाई गई? निरीक्षण के दौरान हमें कुछ प्रतिबंधित दवाइयां मिली जिनका क्रय विक्रय और बाकी अभिलेख जो उसका मालिक है वो प्रस्तुत नहीं कर पाया, जिसके तहत हमने तुरंत पुलिस डिपार्टमेंट को इंटीमेट किया और मौके पर पुलिस पहुंचकर हमने तुरंत कार्रवाई की इस पर एनडीपीएस के तहत। कितने लोग पकड़े गए? अभी एक लोग पकड़ा गया जो उसका मालिक है, स्वामी। ऋषिकेश में वन विभाग की भूमि बवाल को लेकर भाजपा के जिला महामंत्री प्रतीक कालिया ने सरकार की ओर से रखा पक्ष। वन विभाग की भूमि के सर्वे के दौरान हुए बवाल को लेकर भाजपा के जिला महामंत्री प्रतीक कालिया ने सरकार की ओर से पक्ष रखा है। बता दें आपको, प्रतीक कालिया का यह कहना है कि 2 दिन तक चली वन विभाग की कार्रवाई के बाद मामला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संज्ञान में लाया गया है। वन विभाग के बड़े अधिकारियों से वार्ता की गई है। रेलवे फाटक पर चेक जाम करने के दौरान लोगों को समझाया भी गया है और सर्वे कर रही वन विभाग की टीम को वापस भी बुलाया गया है। फिलहाल सरकार पीड़ित पक्ष के साथ पूरी तरह से खड़ी नजर आ रही है। 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में दूसरी सुनवाई होनी है, जिसमें सरकार पीड़ितों का पक्ष मजबूती के साथ रखेगी और किसी प्रकार जमीन पर लोगों को हक मिले, इस संबंध में भी सरकार ने कई विकल्प पर विचार विमर्श शुरू कर दिया है। आपको बता दें, उन्होंने विपक्षी दलों और कुछ लोगों पर मामलों में राजनीति करने और लोगों को भड़काने का आरोप भी लगाया है। इसी के साथ उन्होंने पीड़ितों को दिलासा भी दिया है और कहा है कि सरकार उनके साथ अन्याय नहीं होने देगी। फिलहाल लोगों को जागरूक बनने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने किसी के घर को छोड़ने तक की इजाजत अधिकारियों को नहीं दी है, इसीलिए लोगों के बहकावे में आकर पीड़ित पक्ष कोई भी गलत कदम ना उठाए। सिटी गेट पे हाईवे जाम करने का एक देखिए, सरकार का पक्ष बहुत क्लियर है। हम लोग 26 तारीख को जब ये सर्वे की वन विभाग की कार्रवाई चल रही थी और उसको 2 दिन हो गए थे और लोगों में कहीं ना कहीं एक आक्रोश था, लोगों में एक असमंजस की स्थिति थी, तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने गए स्थानीय लोगों के साथ जिनकी ये समस्या थी। वहां पे पूरा विषय रखा गया। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस पूरे विषय का संज्ञान लिया गया, जिन्हें हॉफ कहते हैं, पीसीसीएफ जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के होते हैं, उनसे बात करी गई। बात में कई चीजें हुई, क्योंकि ये कोर्ट का मामला है तो मैं अभी मीडिया के माध्यम से तो नहीं बता सकता आपको, परंतु वहां बात करी गई और कहीं ना कहीं राहत किस प्रकार से लोगों को पहुंचाई जाए और ये असमंजस की स्थिति जो पैदा हो रही है, कई लोग इसमें राजनीतिक रोटियां सेकने का भी प्रयास कर रहे थे और लोगों को बरगलाने का काम कर रहे थे, तो उसको किस प्रकार से रोका जाए उस पर कहीं ना कहीं गहन चिंतन और विचार हुआ और अधिकारियों से भी वार्तालाप हुई। और अगले दिन जब टीम पहुंची और कहीं ना कहीं रेलवे फाटक पे रेलवे की पटरी को जाम करने का, स्थानीय लोग वहां बैठे जाम करने के लिए और स्थानीय लोग क्योंकि परेशान थे तो उनको लगा कि शायद ये सही है, तो उनको समझाने के लिए मैं भी मौके पे पहुंचा और करीब काफी देर तक हम लोगों ने प्रयास किया और हमने अधिकारियों से भी बातचीत करी और लोगों की जो मांग थी कि तत्काल प्रभाव से वहां से जो सर्वे की टीम है वन विभाग की वो जानी चाहिए, उसको भी हम लोगों ने एक सामंजस्य अधिकारियों के साथ बैठाकर उसे वापस भेजा गया। फिर 1-2 परेशानियां और थी लोगों को, उनका भी निराकरण हुआ और सरकार, इसमें मैं यही कहना चाहूंगा, सरकार पूरी तरह स्थानीय लोगों के साथ, ऋषिकेश की आम जनता के साथ, पीड़ित पक्ष के साथ है। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं ये जो पूरा प्रकरण है ये गवर्नमेंट मोटिवेटेड नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट में हमारी जो उच्चतम न्यायालय है वहां पे एक वाद विवाद चल रहा था 2 पक्षों का और उसमें स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया और पूरी वन भूमि कितनी है, कैसे है,
उसके बारे में उन्होंने एक सर्वे की रिपोर्ट मांगी, जिसमें उन्होंने बहुत कैटेगोरिकली मेंशन किया सुप्रीम कोर्ट ने कि जो रेजिडेंशियल कंपाउंड्स हैं उनको ना छेड़ा जाए। और अब क्योंकि 5 तारीख को इसमें अगली तारीख है, अगली सुनवाई है और सर्वे की रिपोर्ट उसमें सबमिट होगी सरकार द्वारा, तो उसमें कहीं ना कहीं स्थानीय लोग भी अब अपना पक्ष लेके जाएंगे और उसकी भी हम लोग स्थानीय लोगों के साथ तैयारी कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जल्दी राहत मिलेगी और सरकार के द्वारा भी ये कहा गया है कि सरकार भी कोर्ट के माध्यम से जितना भी होगा स्थानीय लोगों का पक्ष सुनेगी और भी रास्ते जो हो सकते हैं जिससे हमारे लोग जो है उनकी चिंता दूर हो, उनका जो जमीन है वो बचाई जा सके, उसको भी सरकार एक्सप्लोर करने का कार्य करे। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राजकीय राजमार्गों, वन भूमि व राजस्व भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ स्वतः संज्ञान लिए जाने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की है। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने सभी विभागों के सचिवों सहित गृह सचिव से यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा निर्देश के क्रम में सरकारी भूमि में अतिक्रमण को चिन्हित करने के लिए किस तरह से टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है, जिसकी आपको बता दें उसकी 8 जनवरी तक विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 8 जनवरी 2026 की तिथि नियत की है। पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट में कुछ लोगों द्वारा आज कोर्ट को अवगत कराया गया कि बिना सुनवाई और बिना नोटिस के अतिक्रमण को तोड़ा जा रहा है, जिस पर कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के 2024 के आदेश का, जिसमें अतिक्रमण की सुनवाई के लिए पारदर्शी पोर्टल बनाने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली निवासी एक व्यक्ति न्यायाधीश को पत्र भेजकर उसमें यह भी कहा गया है कि नैनीताल के पद्मपुरी में वन विभाग की भूमि व रोड के किनारे कुछ लोगों ने संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत से अतिक्रमण किया है, जिसकी वजह से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लिहाजा इसे हटाया जाए। कोर्ट ने इस पत्र का संज्ञान लेते हुए इस पत्र को जनहित याचिका के रूप में सुनवाई की थी। साथ ही कोर्ट में जनहित याचिका का क्षेत्र को विस्तृत करते हुए पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, वन भूमि व राजस्व भूमि से अतिक्रमण हटाने के आदेश सभी जिलाधिकारी व डीएफओ को देकर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। इसमें जो गवर्नमेंट लैंड्स पे इंक्रोचमेंट है उसको लेकर ये मामले का स्वतः संज्ञान कोर्ट ने 2023 में लिया था। इस मैटर पे जो सुनवाई हुई थी तो आज कोर्ट के सामने सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट रखा गया था, जिसमें टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए इंक्रोचमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए उसका यूज किया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है। तो जिसके बाद कोर्ट ने आज जो कंसर्न जितने भी विभाग हैं, सिंचाई विभाग, फॉरेस्ट और पीडब्ल्यूडी, इन सभी विभागों के सचिवों से और साथ ही गृह सचिव उत्तराखंड से इस संबंध में रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है कि गवर्नमेंट लैंड को आइडेंटिफाई करने के लिए किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। जियो फेंसिंग, जियो मैपिंग और इसकी जियो फेंसिंग जो है उसको, जीआईएस को उसमें यूज किया जाए। और साथ ही कोर्ट ने इसमें 8 तारीख तक रिपोर्ट मंगाई है। और पूर्व में कुछ लोगों ने यहाँ पे एप्लीकेशन फाइल की थी कि उनको सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया जा रहा, तो उस पर कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन हैं 2024 की, जिसमें ये कहा गया है कि जो अतिक्रमण का जिन पर आरोप है उनको सुनवाई का उचित अवसर दिया जाए, तो उसके लिए भी ट्रांसपेरेंट पोर्टल बनाने के लिए कोर्ट ने पूर्व में आदेश दिया है, जिसकी रिपोर्ट 8 तारीख को पेश की जाए। उत्तराखंड वन विभाग के लिए आज का दिन बेहद खास और गौरवपूर्ण रहा, जब 43 महिला वन रक्षकों ने लंबी और कठिन ट्रेनिंग की यात्रा सफलतापूर्वक पूरी करके विभाग की मुख्य धारा में शामिल होने का गर्व हासिल किया है। बता दें, रामपुर मंदिर स्थित वानिका प्रशिक्षण केंद्र में इन महिला ट्रेनियों ने 6 महीनों की कड़ी मेहनत, अनुशासन और समर्पण के साथ ट्रेनिंग पूरी की है और आज आयोजित पासिंग आउट परेड में अपना शानदार प्रदर्शन दिखाया। इस परेड में ट्रेनियों ने मार्च पास्ट, सलामी और विभिन्न ड्रिल्स के जरिए अपनी तैयारियों का उत्कृष्ट नमूना पेश किया है। इस प्रतिष्ठित प्रशिक्षण केंद्र से अब तक आपको बता दें कुल 110 बैच ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी करके वन विभाग की सेवा में योगदान दे चुके हैं, जो इस संस्थान की मजबूत विरासत को भी दर्शाता है। इन बैचों की सराहना भी लगातार की जा रही है। समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में चक्राता वन प्रभाग के डीएफओ वैभव कुमार सिंह मौजूद रहे, जिन्होंने ट्रेनियों को संबोधित करते हुए माफ करिएगा, उनके भविष्य के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों पर प्रकाश डाला है। इस अवसर पर आपको बता दें, त्यूड़ी के एसडीओ विभू के साथ साथ वन विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी, प्रशिक्षण और कर्मचारी भी उपस्थित रहे वहां पर, जिन्होंने नव ट्रेंड महिला रक्षकों का उत्साहवर्धन किया है। अब ये युवा और उत्साही महिला वन रक्षक अपने अपने निर्धारित क्षेत्रों में
तैनाती के बाद जंगलों की सुरक्षा, वन्य जीवों के संरक्षण और मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने में सक्रिय रूप से योगदान देंगे। आपको बता दें, इससे न केवल वन विभाग की टीम मजबूत होगी आगे, बल्कि महिलाओं की भागीदारी से पर्यावरण संरक्षण के कार्यों में नई ऊर्जा का संचार भी होगा। परेड के समापन पर प्रशिक्षण के दौरान सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिला वन रक्षकों को विशेष पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान करके सम्मानित भी किया गया, जिससे अन्य ट्रेनियों को भी प्रेरणा मिली है। मार्च पास्ट और ड्रिल से दिखाया अनुशासन का दमखम, डीएफओ वैभव कुमार सिंह ने किया उत्साहवर्धन। जंगल सुरक्षा में महिलाओं की भागीदारी से बढ़ी ताकत। 43 महिला वन रक्षकों की पासिंग आउट परेड हुई संपन्न, देश कर रहा है गर्व। 6 माह की कड़ी ट्रेनिंग के बाद विभाग में शामिल हुए। देख सकते हैं यहां परेड किस तरह से हो रही है। मार्च पास्ट और ड्रिल से यह भी दिखाया जा रहा है कि अनुशासन किस तरह से पूरा अपना महिला दिखाती हुई डीएफओ वैभव कुमार सिंह ने सभी का उत्साहवर्धन भी किया। शपथ लेता हूं कि देखिए, आज ये बड़ा खुशी का दिन है कि हमारा जो महिला वन आरक्षियों का 110वां बैच था, आज उसकी पासिंग आउट परेड और कॉन्वोकेशन का कार्यक्रम है। इस बैच में हमारे 43 महिला वन आरक्षियों द्वारा जो प्रदेश के विभिन्न वन प्रभागों से आई हुई थी, उनके द्वारा प्रतिभाग किया गया और इनके 6 महीने के प्रशिक्षण कार्यक्रम में वन और वन्य जीवों से संबंधित विभिन्न विषयों पर इनको जो है प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही साथ फील्ड ट्रैक्स वगैरह भी कराए गए। तो निश्चित ही ये रामपुर मंडी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए एक आज और उनके जो हमारे वन आरक्षी हैं, उनके अभिभावकों के लिए और हम सभी के लिए जो है आज एक खुशी का दिन है। और आने वाले समय में भी इसी प्रकार से, क्योंकि आप लोग विदित है कि विगत कुछ वर्षों में वन विभाग में वृहद स्तर पे वन आरक्षी और वन दरोगाओं की जो है भर्तियां हुई हैं, तो समय समय पे उनके प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहा है। तो आने वाले दिनों में भी इसी कड़ी को आगे जारी रखते हुए जो आगामी बैच आएंगे उनका भी सफलतापूर्वक जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है रामपुर मंडी चक्राता वन विभाग द्वारा आयोजन कराया जाए। वन विभाग को इससे कितना फायदा? निश्चित ही देखिए, जैसा आप जानते हैं कि जो वन आरक्षी हैं वो वन और वन्य जीवों की सुरक्षा और वन प्रबंधन की कड़ी की जो सबसे बेसिक हमारी जो इकाई है, जो प्रथम श्रेणी के जो कर्मचारी हैं वो होते हैं। तो प्रशिक्षित कर्मचारी विभाग के लिए एक एसेट होता है। और क्योंकि जिस प्रकार से जो विगत वर्षों में विभाग की चुनौतियां बढ़ रही हैं, खासतौर से मानव वन्य जीव संघर्ष, जलवायु परिवर्तन, वन अग्नि को देखते हुए, तो प्रशिक्षण के माध्यम से जो आज यहाँ से वन आरक्षी जा रहे हैं अपने विभिन्न वन प्रभागों में योगदान देंगे, तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही अपनी जो जिम्मेदारियां हैं और इन चुनौतियों को जो है सामना करने में निश्चित रूप से सफल होंगे। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ टीवी। नमस्कार।